Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का वीडियो हमारा संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था मौलिक अधिकार। इंग्लिश में बात करी जाए तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में बात करी थी, जिसका नाम क्या था? समानता का अधिकार। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। यदि आपने ये वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखें, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर सारे वीडियो एक लाइन से देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार जो दे रखा है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, उससे रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगी यदि आप नोट्स बना रहे हो तो जब भी क्लास करें तो पहले कंसंट्रेट होकर क्लास को देखें, उसके बाद नोट्स बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लास में ही तैयार हो जाएंगी। नोट्स बनाते समय एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, कोशिश करें सबसे पहले वीडियो को पूरा का पूरा देखें, उसके बाद वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जब कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है रिकॉल कर लेते हैं। हमने बताया था मौलिक अधिकार की संख्या प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? तो 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया। ठीक है, भाग की बात करी जाए तो भाग 12 है। कौन सा है? भाग 12 है। प्रेजेंट टाइम पे जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 6। वो कौन कौन से? एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और चौथा कौन सा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन सा है? तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा और अंतिम कौन सा है? तो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 मौलिक अधिकार है, इसमें जो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी। जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 14 से 18 तक है। कहाँ से? 14 से 18। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी कानून की नज़रों में हम सभी क्या हैं? एक हैं। आगे बात करें जाए अनुच्छेद 15 में क्या था? तो अनुच्छेद 15 में था कि हम 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वो भेदभाव कौन कौन से हैं? वो कौन से 5 आधार हैं? तो वो है धर्म, जाति, है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, और धर्म था, जाति, लिंग, है ना, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, और किस आधार पे था? वंश के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। फिर अनुच्छेद 16 के तहत क्या था? तो अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता। फिर अनुच्छेद 17 में क्या था? तो अनुच्छेद जो 17 था उसके अंतर्गत था अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या था? अनुच्छेद 18 में था उपाधियों का अंत, यानी कि अपने नाम के आगे कोई भी सरनेम हम नहीं लगा सकते। ये था हमारा समानता का अधिकार, जो कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक था? 14 से 18। आज हम दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उससे रिलेटेड बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या हुआ? कि संविधान के द्वारा जो भी हमें स्वतंत्रता प्रदान करी गई हैं उनके बारे में इस अधिकार में प्रावधान दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये है 19 से 22 तक। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद के बारे में।
देखिए फ्रेंड, अनुच्छेद जो 19 है उसमें क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 19 जो है उसको संविधान का रीढ़ कहा गया। रीढ़ क्यों कहा गया, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 को क्या कहा गया, संविधान का रीढ़ कहा गया। अनुच्छेद 19 के तहत जब संविधान बना था हमारा, तब हम लोगों को 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। कितनी, 7 प्रकार की, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता प्राप्त है। 7वीं स्वतंत्रता कौन सी थी और क्यों हटाई गई, इसके बारे में हम जब पूरे बताएंगे तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, इसके अंतर्गत हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की बात कर रहा है तो पूछने की बात भी इसमें होगी। क्यों, क्योंकि अब अलग से तो देगा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता है तो पूछने की अलग से दे दें, अलग से नहीं। अगर हम बोल रहे हैं तो किसी से कुछ पूछेंगे और वो भी बोलेगा तो उसकी तरफ से ये अभिव्यक्ति ही तो हुई, यानी बोलने की स्वतंत्रता तो हुई ना। जो 19 का फर्स्ट है उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। और हम जो अभिव्यक्ति है अपनी, उसको हम संकेत के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे संकेत के माध्यम से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पुतला वगैरह जलाते हैं ना, तो पुतला जलाने का मतलब क्या हुआ, नेता को तो नहीं जलाया जाता है ना। पुतला जलाने का मतलब जो भी गवर्नमेंट है या जो भी नेता हैं उनकी कार्यशैली से हम खुश नहीं हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, पुतला वगैरह जलाते हैं, है ना। तो पुतला जलाना एक प्रकार के क्या है, संकेत के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है ना। जैसे मान लीजिए जब मैच वगैरह होता है तो इंडिया की टीम अगर जीत जाती है तो झंडा कुछ लोग फहराते हैं ना, तो झंडा फहराना क्या मुँह से तो नहीं बोलते, लेकिन अपनी खुशी को प्रदर्शित करते हैं संकेत के माध्यम से। ये भी एक प्रकार की क्या है, अभिव्यक्ति है। और इसी के अंतर्गत क्या आएगी, मीडिया वगैरह आएंगी। ठीक है, अनुच्छेद जो 19 का फर्स्ट है उसके अंतर्गत क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें बोलने की आज़ादी है। अब ये जो स्वतंत्रता दी गई है 19 के तहत, उसमें हमें 6 बातों को ध्यान में रखकर ही जो भी स्वतंत्रता दी गई हैं, 6 बातें जो हैं उनको ध्यान में रखकर ही अब वो 6 बातें कौन कौन सी हैं, तो वो 6 बातें, पहली है एकता व अखंडता। ठीक है, हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो देश की एकता व अखंडता को क्या करती हो, तोड़ती हो। ठीक है, पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, एकता व अखंडता। दूसरी हमें सुरक्षा, यानी हम सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते कुछ वैसा भी। तीसरा क्या है, पब्लिक, हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो पब्लिक को डिस्टर्ब करे। ठीक है, आगे क्या है, चौथा क्या है, मोरल, यानी कि हम किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो हम जो भी बोल सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है लेकिन दायरे में रहकर। ठीक है, आगे क्या है, पांचवा है कोर्ट, यानी कोर्ट की हम अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या है, विदेश संबंध, यानी कि छठा है विदेश संबंध, यानी कि हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारे जो भी विदेशी संबंध है वो खराब हो। अब ये सारी चीज़ें जब ये बताएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, मैंने बताया फ्रेंड्स 19 का जो फर्स्ट है उसके तहत हमें किस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। वो हम चाहे संकेत के माध्यम से करें, चाहे हम बोल कर करें, और चाहे हम संकेत के माध्यम से या बोल कर करें या मौन होकर करें। ठीक है, वो सारी हमारी क्या हुई, अभिव्यक्ति हुई। आगे बात करते हैं 19 का जो सेकंड है उसमें क्या है, तो 19 का सेकंड जो है उसमें है सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। हम सभा भी आयोजित कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम अच्छा बोल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम सभा भी एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना है हथियारों का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बात करें जाए 19 का जो थर्ड है उसमें क्या कहा गया, तो 19 का जो थर्ड है उसमें कहा गया कि हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। हम संगठन बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो सभा आयोजित कर सकते हैं, और सभा आयोजित करने के बाद एक संगठन का निर्माण भी कर सकते हैं। और ऐसा संगठन नहीं बना सकते, मान लीजिए हमने कोई ऐसा संगठन बनाया जो देश
में क्या करे, बम फेंके, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे एकता और अखंडता को तोड़ता है। सो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें संगठन बनाने की आवश्यकता है, लेकिन इन 6 बातों को ध्यान में रख कर बना सकते हैं, ठीक है। हमें स्वतंत्रता है, लेकिन 6 बातों को ध्यान में रख कर करेंगे जो भी करेंगे। कहने का मतलब कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन हम दायरे में रहकर जो भी स्वतंत्रता प्राप्त है उनको यूज़ करेंगे। आगे क्या है, 19 का जो चौथा है उसमें क्या है, मान लीजिए हमने अच्छा बोला, लोगों को पसंद आया, हमने सभा बना ली और सभा बन गई तो और भी लोग इकट्ठा हुए तो एक बड़ा संगठन बन गया, ठीक है। और संगठन बन गया तो जो जिस चीज़ के लिए हमने संगठन बनाया उसके लिए हम पूरे देश में संचरण कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं, ठीक है। चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, संचरण का मतलब क्या हुआ, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हम चारों ओर घूम कर जिस चीज़ से रिलेटेड संगठन बनाया है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, हमें इन 6 बातों को ध्यान में रखकर ही कार्य करना है। ऐसा नहीं कि हमें घूमने की चारों ओर स्वतंत्रता है और हम क्या करें, घूमते घूमते किसी के बेडरूम में ही चले जाएं, तो ये क्या सही है, ये हम किसी की सुरक्षा के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। सो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो 19 का जो चौथा है उसमें क्या है, संचरण की स्वतंत्रता है, मतलब कि हम चारों ओर घूम सकते हैं, हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि हम जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए RBI जहाँ नोट छापती है हम वहाँ पहुँच जाए, हम कहें नहीं दिखाओ हमें भी कैसे नोट बनती है, हमें भी देखना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ये क्या कर रहे हैं, सुरक्षा के खिलाफ है ये सब, ठीक है। सो 6 बातों को ध्यान में रख कर ही हम चारों ओर घूम सकते हैं। आगे बात करी जाए 19 का जो 5वां है उसमें क्या बोला गया है, तो 19 का जो 5वां है उसमें है निवास करने की स्वतंत्रता। अब आप चारों ओर घूम रहे हैं तो कब तक चारों ओर घूमते रहेंगे, कब तक रोड पे रहेंगे, कब तक किराए के मकान में रहेंगे, आप क्या करेंगे, फिर कहीं ना कहीं अपने घर वगैरह तो खरीदेंगे ना, तो आपको निवास करने की आवश्यकता, कहीं ना कहीं रुकने की तो आवश्यकता पड़ेगी, घूमते ही तो नहीं रहोगे ना। तो जो 5वां है उसमें क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता। हम पूरे भारत में सब कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, लेकिन अब वहाँ भी रह सकते हैं। अब आगे बात करें जाए 19 का जो छठा है, छठे में क्या बोला गया, संपत्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम निवास कर रहे हैं, अब हमने अच्छा बोला, लोगों को पसंद आया, हमने सभा बना ली, सभा बन गई और भी लोग इकट्ठा हुए तो संगठन बन गया, ठीक है। और संगठन बनाया और जिस चीज़ के लिए संगठन बनाया उसके प्रचार प्रसार के लिए चारों तरफ घूमे हम लोग, घूम के थक गए तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, तो निवास करने की स्वतंत्रता मिली हमें, ठीक है। अब निवास हमने किया तो कब तक हम किराए के मकान या रोड पर रहेंगे, अपने लिए संपत्ति वगैरह, कहने का मतलब घर तो बनाएंगे ना। सो संपत्ति का अधिकार है हमें, ठीक है। हमने संपत्ति बना ली, हम रहने लगे, संपत्ति वगैरह बना ली, अब आजीविका के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो जो 7वां है उसमें क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। किस चीज़ की, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ये किस उसमें अरेंज करी गई, एक लाइन से अरेंज करी गई ना। पहले क्या है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम अच्छा बोलते हैं तो सभा आयोजित कर सकते हैं, सभा में और भी लोग इकट्ठा हो गए, कई सारे लोग इकट्ठा हो गए तो संगठन बना सकते हैं, संगठन बन गया तो हम चारों तरफ घूम सकते हैं जिस चीज़ के लिए बनाए। बस ध्यान रखना है हमें इन 6 बातों का, इनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी कार्य करें। अब हम चारों तरफ घूम रहे हैं तो कब तक घूमते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे। तो अगला क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता है। अब निवास कर रहे हैं तो कब तक हम रोड या फिर किराए के मकान में रहेंगे, हमें अपने घर की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरे देश में आप कहीं भी संपत्ति ले सकते हैं, संपत्ति की स्वतंत्रता है। और उसके बाद जो 7वां क्या था, हम निवास कर लिए, संपत्ति वगैरह इकट्ठा कर लिए, तो ज़रूरी है अब हमें आजीविका की भी आवश्यकता है, तो हम व्यापार करेंगे, कोई ना कोई तो काम करेंगे ना। तो जो 7वां है वो क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था कि जब संविधान बना था तब हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? सिर्फ 6 हैं। सातवां कौन सा है जिसे हटाया गया? तो वो है संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन है? संपत्ति की स्वतंत्रता। अब ये क्यों हटाया गया? देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए रेलवे को रेलवे ट्रैक बिछानी है, ठीक है, और किसी की ज़मीन उस रेलवे ट्रैक जहाँ पर बिछाए जा रहे हैं उसमें आ गई। अब मैंने क्या बताया? ये क्या है? एक प्रकार की स्वतंत्रता है, हमें प्रदान है। दूसरी चीज़, ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ना ही उसे पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है। अब रेलवे है उसको रेलवे ट्रैक बिछानी है ना, और उनकी जो संपत्ति है, जो भी ज़मीन है, वो आ गई कहाँ? जहाँ रेलवे ट्रैक बिछानी है उसमें आ गई। तो भाई लोग क्या करते थे? वो कहते थे नहीं, ये हमारी संपत्ति है और हमारा मूल अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता था। लोग कोर्ट केस कर देते थे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। अब भाई, अब लोगों का क्या कहना था कि आप, ये हमारी संपत्ति है, हम इसे नहीं देंगे, आप अपनी रेलवे लाइन को उधर से घुमा लीजिए। अब रेलवे लाइन बना रहे हैं, जलेबी छान रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये क्या करता था? प्रॉब्लम क्रिएट करता था। इस वजह से मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, जिसके तहत इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि जब हमने सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करी थी तो मैंने बताया था कि जब संविधान बना था तो हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, है ना। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो एक संपत्ति का अधिकार, जब मौलिक अधिकार टोटल 7 थे मैंने बताया, उसमें था, और एक ये भी संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार में और उस संपत्ति के अधिकार में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है इसमें। देखिए फ्रेंड, जो ये संपत्ति का अधिकार है, ये वो संपत्ति है जिसे आपने बनाया है, ठीक है। ये कौन सी है? जिसे आपने बनाया है वो संपत्ति है, इसे भी हटा दिया गया। और वो जो टोटल मौलिक अधिकारों में 7वां जो अधिकार था, जिसमें संपत्ति का अधिकार दे रखा था, वो जो आपके पूर्वजों से जो संपत्ति मिली है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों को ही हटा दिया गया। आपके द्वारा जो भी बनाई गई संपत्ति है उसको भी हटा दिया गया, और जो आपके पूर्वजों से मिली है संपत्ति उसको भी हटा दिया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे संपत्ति के अधिकार का मतलब क्या है और जो वहाँ पे संपत्ति का अधिकार था उसका मतलब क्या है। सो ये था अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में टोटल प्रेजेंट टाइम पे कितने अधिकार प्राप्त हैं या कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी। अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो सभा आयोजित कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अगर सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता है, और भी लोग इकट्ठा हो गए, मतलब खूब सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो हम संगठन बना सकते हैं, तो हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन के साथ साथ संगठन बन गया तो जिस चीज़ के लिए हमने संगठन बनाया, बस ध्यान रखना है इन 6 बातों का, इनके खिलाफ ना हो। जो भी काम करें, जो भी स्वतंत्रता दी गई है, इनके खिलाफ ना हो, ठीक है। आगे क्या है? हमने संगठन बनाया तो हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अब चारों ओर घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ना, थकेंगे भी तो हमें निवास करने की स्वतंत्रता है। और निवास करेंगे तो कब तक? रोड या फिर किराए के मकान में रहेंगे, अपने लिए संपत्ति वगैरह। एक ये तो हटा दिया गया, लेकिन एक लाइन में कैसे अरेंज करके इसे याद करना है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो निवास करने की स्वतंत्रता है। अब हमने निवास किया तो कब तक हम रोड पे या फिर किराए के मकान में रहेंगे, अपने लिए संपत्ति भी तो इकट्ठा करेंगे। तो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, अब नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद 7वां क्या था? हम निवास कर लिए, संपत्ति वगैरह बना लिए अपनी, तो आजीविका के लिए कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए। तो आजीविका के लिए क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। सो इस प्रकार आप टोटल जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अनुच्छेद 19। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया दोष सिद्ध में संरक्षण, यानी हमने यदि कोई अपराध कर दिया है तो उससे बचाव के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रावधान है, उससे रिलेटेड है क्या? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्ध में संरक्षण। अब देखिए, मैंने बताया यदि हमने कोई अपराध किया है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है,
वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अनुच्छेद 20 है उसमें 3 बातें कही गई। 3 बातें कौन कौन सी है? पहली है अपराध के समय का कानून, दूसरी है एक अपराध की एक सज़ा, और तीसरी क्या बात कही है? खुद के विरुद्ध गवाही। अब ये समझते हैं। देखिए मैंने बताया यदि हमने कोई भी अपराध कर दिया है तो उससे रिलेटेड ये है अनुच्छेद 20, यानी क्या क्या बचाव के संरक्षण उपाय क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है? अपराध के समय का कानून। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने कोई अपराध किया ना, तो हमें जिस टाइम हमने अपराध किया उसी टाइम के कानून, जो भी सज़ा है उसी टाइम के कानून के आधार पे हमें सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने मान लीजिए 2022 में किसी का हाथ तोड़ा और 2022 में जो हाथ तोड़ने की सज़ा है वो है 1 साल जेल मान लीजिए। ठीक है, 1 साल जेल है। 2022 में किसी का हाथ तोड़ने की जो सज़ा है वो है 2022 में 1 साल जेल की सज़ा है। ठीक है, तो 1 साल जेल की सज़ा है 2022 में। मान लीजिए हमने किसी का हाथ तोड़ा, ठीक है, 2022 में। अब तुरंत तो रिज़ल्ट आता नहीं, पहले कोर्ट केस वगैरह होता है, मुकदमा चलता है, तब कहीं जाके फाइनल होता है, तो सज़ा तो बाद में ही मिलती है ना। तो मान लीजिए 2022 में हमने किसी का हाथ तोड़ा और उसके बाद हम पर मुकदमा चलते चलते 2025 तक गया। ठीक है, और 2025 में हमें सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, 2025 में फाइनल हुआ। अब 2025 में क्या हुआ? हाथ तोड़ने की सज़ा हो गई फांसी। क्या हो गई? फांसी हो गई। तो जो जज साहब हैं भैया वो क्या कहेंगे? अब तुमको फांसी दी जाएगी। तो हम उनसे क्या कहेंगे कि हमने पॉलिटी पढ़ रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया कि अपराध के समय का कानून ही हम पर लागू होगा। कहने का मतलब जिस समय हमने जो अपराध किया है उसी के समय के हिसाब से जो भी कानून है उसी के हिसाब से हमें सज़ा मिलेगी। यानी कि 2020 में हमने अपराध क्या किया था कि हाथ तोड़ा था और उस समय क्या था? 1 साल जेल की सज़ा थी और बाद में फांसी की सज़ा हो गई, तो हमें फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, हमें क्या मिलेगी? 1 साल जेल की सज़ा मिलेगी। इसका मतलब समझ में आया कि जिस समय जो भी अपराध हुआ है उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। अब ये हुई बाद की बात, पहले की बात भी इसमें नहीं आ सकती। जैसे पहले क्या था? मुगलों के समय हाथ का बदला हाथ, है ना, गले का बदला गला, पैर का बदला पैर, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि भाई हमने हाथ तोड़ा तो हमारा भी हाथ तोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम पहले के हिसाब से भी हम सज़ा नहीं दे सकते, जो पहले के कानून थे उसके हिसाब से भी सज़ा नहीं दे सकते। कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पे ये है, अगर कोई भी अपराध होता है तो उसे उसी समय के जो भी कानून है उसी के कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी, ना ही बाद के हिसाब से दी जाएगी और ना ही पहले के हिसाब से। अब दूसरा क्या है? दूसरा है एक अपराध की एक सज़ा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने कोई अपराध किया, जैसे मैंने बताया हाथ तोड़ा मैंने किसी का। ठीक है, और उस टाइम जो भी सज़ा थी, जो भी कानून था उससे रिलेटेड सज़ा क्या थी कि 1 साल जेल की सज़ा थी। ठीक है, हम 1 साल जेल की सज़ा काट चुके हैं। अब वहाँ से जब बाहर आए तो फिर जब आराम से घूम रहे हैं और फिर हमें किसी ने देखा, अरे तुम वही हो ना जो हाथ तोड़े थे, चलो फिर से तुम चलो जेल। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि हम एक बार उस जो भी अपराध किए हैं उससे रिलेटेड सज़ा काट चुके हैं। अब हम दोबारा उस अपराध से रिलेटेड नहीं जा सकते, यानी उस अपराध से रिलेटेड सज़ा नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, तो दूसरा क्या है? एक अपराध के लिए एक सज़ा, यानी कि अगर कोई भी अपराध करते हो तो एक बार अगर आपने सज़ा काट ली तो दोबारा उससे रिलेटेड आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी उस अपराध से रिलेटेड सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे क्या है? खुद के विरुद्ध गवाही। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 20 के तहत 3 बातें कही गई। पहला क्या है कि उस समय का जो भी कानून है, यानी अपराध के समय के कानून के हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है एक अपराध की एक सज़ा। तीसरा है खुद के विरुद्ध गवाही। ठीक है, हमें खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एक स्टोरी सुनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
एक बार क्या हुआ, अब खुद के विरुद्ध गवाही देनी भी नहीं चाहिए क्योंकि पुलिस वैसे भी मानती नहीं है। तो एक बार हुआ क्या कि अमेरिका, जापान और ब्रिटेन और इंडिया भी, ठीक है, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और इंडिया, इन तीनों पुलिसों के मध्य कंपटीशन हुआ। वहाँ पे ये देखा जा रहा था कि देखते हैं कौन सी कहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे USA हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के बाद जापान हो गया और साथ में इंडिया अपना, है ना। ये देखा जा रहा था कि कहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि इसके लिए ना काम क्या किया गया कि एक खरगोश को लिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया और कहा गया, जापान की जो पुलिस थी ना उससे कहा गया कि ये जो जंगल में खरगोश छोड़ा गया है, आप जाइए इसको ढूंढ के लाइए। खूब घना जंगल था, ठीक है, उसमें खरगोश को छोड़ दिया गया और जापान की जो पुलिस थी उससे कहा गया कि जाइए आप इस खरगोश को ढूंढ के लाइए। तो जापान की पुलिस गई, कैमरा लगाई, सैटेलाइट वगैरह, और 4 घंटे में उस खरगोश को ढूंढ लाई, है ना। अब आगे सेम यही चीज़ UK से कहा गया, यानी ब्रिटेन से कहा गया। तो ब्रिटेन भी यही काम करके वो 2 घंटे में गया, ढूंढ लाया, ठीक है, कितने, 2 घंटे में उस खरगोश को गया और ऐसे ही कैमरा, सैटेलाइट वगैरह लगा के 2 घंटे में ढूंढ लाया। उसके बाद आई USA की बारी, यानी अमेरिका की बारी। अमेरिका से कहा गया, तो ये तो जानते हो सब चीज़ों में सबसे आगे है, तो ये सब 10 मिनट में ही ढूंढ लाया, ठीक है, उस खरगोश को 10 मिनट में ही ढूंढ लाया। अब देखिए ये जापान, UK और अमेरिका की बात हो गई। अब आती है अपने इंडिया की बारी, ठीक है। इंडिया पुलिस को कहा गया कि आप जाइए उस खरगोश को ढूंढ के लाइए। खूब घने जंगल में छोड़ दिया गया, इंडिया की जो पुलिस है उसको भेजा गया कि जाइए आप ढूंढ के लाइए। तो इंडिया की पुलिस गई और 1 महीने तक वापस ही नहीं आई। कितने, 1 महीने तक वापस ही नहीं आई। तो जो और देश की जो पुलिस थी ना, वो काफ़ी परेशान हो गई कि ऐसा क्या हो गया भाई, ये लोग वापस क्यों नहीं आए। तो इन्होंने सोचा कहीं ऐसा नहीं कि शेर चीता, इतना बड़ा घना जंगल है, कहीं शेर चीता तो नहीं खा गए इन लोगों को। तो ये लोग ढूंढने निकले कि भैया चलो इंडिया की जो पुलिस है उसको देखते हैं कि ये वापस क्यों नहीं आई। तो जब ये तीनों लोग देखने जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर 2 लोग ऐसे यहाँ पर इस टाइप से बांस में ना एक सुअर को लटका के मारने में लगे थे। इंडिया की पुलिस को जब देखा तो उन्होंने ये देखा कि 2 लोग दो बांस ऐसे लगाए थे और बीच में एक रस्सी में सुअर को लटका के और इतना मार रहे थे, एक महीने से मार रहे थे। और जो दूसरा वाला पुलिस वाला था वो क्या बोल रहा था कि इस सुअर से क्या कह रहा था कि तुम बोलो मैं खरगोश नहीं सुअर हूँ, बोलो तुम कि मैं खरगोश नहीं सुअर हूँ। ये सब देख के ना जो और देश के लोग थे वो परेशान हो गए कि ये है इंडिया की पुलिस। यहाँ ना सबूत से कोई मतलब नहीं है, तुम गलत हो सही है इससे कोई मतलब नहीं है, सबूत से भी मतलब नहीं है, तुम्हें यहाँ पे इतना मारा जाएगा ना कि तुम जो चीज़ नहीं करे हो उसके लिए भी तुम हाँ कर दोगे। तो ये है इंडिया की अपनी पुलिस। तो समझ सकते हैं इंडिया की पुलिस इस टाइप की है। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया कि दोष सिद्धि में संरक्षण, इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहले क्या है, अपराध के समय का कानून, यानी कि अगर कोई भी अपराध करता है इंसान तो उसे उसी के समय के जो भी कानून है उसी के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। दूसरा है एक अपराध की एक सज़ा, एक बार अगर कोई अपराध हुआ है उसकी सज़ा वो काट चुका है तो उसे दोबारा उस अपराध की सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरा है खुद के विरुद्ध गवाही, कहने का मतलब हमें खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। आगे देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब बुक्स में ना इसको पूरा ओपन करके नहीं दिया जाता, यहाँ पे कई सारी बातें आती हैं। सबसे पहला क्या है, प्राण, और दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम लोग प्राण के बारे में पढ़ेंगे, फिर दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स प्राण के बारे में पढ़ते हैं।
कहने का मतलब क्या है, लाइफ, यानी हमें जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हमसे हमारे जीवन को कोई छीन नहीं सकता, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अब इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे, ये 3 पॉइंट इसी के अंतर्गत आएंगे। पहला पर्यावरण, दूसरा आत्महत्या, तीसरा स्वास्थ्य। अब ये कैसे आएंगे तीनों इसमें, ये देखते हैं। जैसे सबसे पहला है पर्यावरण, तो हमने बताया कि अनुच्छेद 21 क्या देता है, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। हमारी लाइफ को कोई छीन नहीं सकता। अब आप देखिए पर्यावरण किस प्रकार इसमें आएगा। देखिए जो गाड़ी वगैरह लोग चलाते हैं ना, वो कितना काला काला धुआं फेंक के जाते हैं। वो काला धुआं क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। और हम उसी पर्यावरण से तो सांस लेते हैं, वहीं पर पर्यावरण में तो जो पोल्यूटेड एयर है, जो भी प्रदूषित वायु है, वो हमारे नाक के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है। तो ये क्या हमारे लिए सही है? बिल्कुल गलत है। तो यही कारण है कि जब आपकी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन करती है ना, तो पुलिस क्या करती है, उसे थाने में बंद कर देती है, उसको गाड़ी को उठा के थाने में बंद कर देती है, या फिर फाइन वगैरह लगाया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है ना। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हमसे हमारा जीवन कोई नहीं छीन सकता। सो हमें स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, इस वजह से ये पर्यावरण इसी के अंतर्गत आएगा। आगे है आत्महत्या। अब आत्महत्या क्यों इसके अंतर्गत आएगा? तो मैंने बताया कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, हमसे हमारे जीवन को कोई नहीं छीन सकता। कहने का मतलब क्या है कि हमें ना कोई मार नहीं सकता, ठीक है। हमें जिंदगी जीने की स्वतंत्रता है, हमें कोई मार नहीं सकता। और दूसरी चीज़, कोई हमें मार नहीं सकता। और दूसरी चीज़ क्या, हम भी खुद भी अपनी जान नहीं ले सकते, यानी कि हम सुसाइड नहीं कर सकते। देख लो यहाँ पे क्या है कि हमें मार भी कोई नहीं सकता और हम अपनी जान भी नहीं ले सकते, ठीक है। और यदि हम अपनी जान लेते हैं और मर जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो आगे कोई बात ही नहीं अगर मर जाते हैं। लेकिन यदि हम नहीं मरते हैं तब क्या होगा? तो जो IPC की धारा 309 है ना, उसके तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, टांग ले जाएगी, ठीक है। और आपसे कहेगी आप क्यों मर रहे थे। आप देश का एक अभिन्न अंग हैं, आप तब तक नहीं मर सकते हैं जब तक आपकी मौत खुद नहीं आती, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, खुद मर भी नहीं सकते हैं और कोई आपको मार भी नहीं सकता है। सो ये हुआ आत्महत्या से रिलेटेड। अब तीसरा क्या है, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे इसमें आएगा? तो जो अनुच्छेद 21 क्या है, ये कहता है हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य कैसे आएगा? तो देखिए फ्रेंड, सरकार को ना, जो सरकार है वो आपके जो जीवन है उसके लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। आपने देखा होगा कि अब हेल्थ इसमें कैसे आएगा, ये समझते हैं। आपने देखा हो कोरोना के टाइम पे लाखों करोड़ों का खर्चा आया था, लेकिन क्या सरकार ने आपसे 1 रुपये लिया? बिल्कुल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि आपका जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। इसलिए स्वास्थ्य भी किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ में पर्यावरण, आत्महत्या, स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ें आएंगी। कैसे आएंगी? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते